सुबह की नींद कितनी मीठी होती है, मगर अचानक बजने वाले फोन की घंटी ने मेरे सुकून की नींद को बुरी तरह से तहस-नहस कर दिया था। आज भी ऐसा ही हुआ। मैंने आंखें खोलकर देखा। मेरे पति रघुवीर का फोन बज रहा था। स्क्रीन पर नजर पड़ी तो दिल में डर होने लगा। विक्की भाई का नाम जगमगा रहा था। सुबह-सुबह किसका फोन आ रहा है? मैंने फोन की तरफ देखा। मेरा नींद खराब होना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वैसे भी विक्की भाई मुझ पर कभी ज्यादा खुश नजर नहीं आते थे। जब भी दिल्ली आते तो कई बातें सुना जाते। विक्की मेरा जेठ भी लगता था और मेरा बहनोई भी। इस नाते से ही मुझे खूब बातें सुना जाता, जिसकी वजह से मैं उससे काफी चिढ़ने लगी थी। क्योंकि दिल्ली में हम इसी के मकान में रहते थे और इसके मकान की साफ सफाई के बारे में और रखरखाव के बारे में वह मुझे काफी बातें सुना जाता था। मैंने फोन को साइलेंट पर किया और करवट बदलकर नींद दोबारा अपने आंखों में हावी कर चुकी थी। अचानक दरवाजे पर जोर-जोर से किसी की आने की आहट हुई। हड़बड़ा कर उठ बैठी। टाइम देखा तो 10 बज रहे थे। दरवाजा खोला तो सामने रघुवीर को देखकर दिल दहल गया। उनके चेहरे पर गम, आंखों में गुस्सा था। तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा? कब से कॉल कर रहा हूँ। रघुवीर का शब्द शक भरा था और उनके चेहरे पर बेचैनी के असर दिखाई दे रहे थे। क्या हुआ? मैंने हिचकिचाते हुए पूछा। जल्दी तैयारी करो, हमें जल्दी यहाँ से लखनऊ के लिए निकलना है। विक्की का एक्सीडेंट हो गया है और भाभी भी जख्मी है। उनके पड़ोसी का फोन आया था। ये सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मेरे जिस्म में कप्पी सवार हो गई थी। एक पल के लिए जैसे दिल बैठ गया। मैंने होठों पर जुबान फेरी, मगर वो इतने सूख चुके थे कि हल्क से आवाज तक नहीं निकल रही थी। रघुवीर ने कुछ कहने के बजाय जल्दी से गाड़ी की चाबी उठाई और बाहर निकल गए। मैं तेजी से लखनऊ जाने की तैयारी करने लगी, मगर दिल में एक डर था, अगर विक्की भाई होश में आ गए और उन्होंने रघुवीर से मेरी शिकायत कर दी, मैंने उनकी कॉल नहीं उठाई तो रघुवीर को मालूम हुआ तो वो क्या कहेंगे? ये सोचते ही मेरा दिल बेचैनी से धड़कने लगा। मैंने जल्दी से अपने कपड़े बदले, एक छोटा सा बैग लिया और रघुवीर के साथ गाड़ी में बैठ गई। रघुवीर की आंखों में फिक्र थी और कुछ देर के बाद फोन की तरफ देख रहे थे, जैसे किसी और बुरी खबर के इंतजार में हो। मैं चुप से बैठी रही, मगर अंदर ही अंदर दिमाग में हलचल मची हुई थी। गाड़ी अभी रास्ते में ही था। अचानक रघुवीर की फोन की घंटी बजी। वे चौंक कर फोन की तरफ लपके और जल्दी से कॉल रिसीव की। हेलो? रघुवीर की गंभीर आवाज सुनकर मैंने भी कान लगा। फोन पर जो कुछ भी कहा जा रहा था, वह मैं नहीं सुन सकती थी, मगर रघुवीर का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। उनके हाथ पांव कांपने लगे। आंखों में एक डर सा समा गया, जैसे किसी ने उनके दिल पर चाकू घूंप दिया हो। ये क्या हो रहा है? रघुवीर की आवाज टूटने लगी। ये कैसे हो सकता है? अचानक उन्होंने गाड़ी एक झटके से रोकी और दोनों हाथों से अपने चेहरे को थामकर बेकाबू होकर रोने लगे। रघुवीर, क्या हुआ? मैंने घबराकर पूछा, मगर दिल पहले ही किसी बुरी खबर के लिए तैयार हो चुका था। रघुवीर ने सर उठाया। उनकी आंखों में आंसुओं का समुंदर था। उनके होठ कांप रहे थे और शब्द नहीं निकल रहे थे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने एक शब्द कहा, विक्की। विक्की और भाभी नहीं रहे, अमृता। ये सुनते ही मेरे जिस्म से जान निकल गई। क्या? मेरी अपनी आवाज भी कांप रही थी। हमारा विक्की और भाभी हमें छोड़कर चले गए। रघुवीर ने फटी-फटी नजरों से मुझे देखा, जैसे खुद भी उस हकीकत पर यकीन नहीं कर पा रहे हो। वह सुन हो गए थे। वो आदमी जिसकी मैं कल नजरअंदाज कर रही थी, जो शायद मुझे कुछ कहना चाहता था, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। दिल तेजी से धड़कने लगा। सांस लेने में परेशानी होने लगी। रघुवीर ने गाड़ी दोबारा स्टार्ट की, मगर उनके हाथ कांप रहे थे। वे आंखों से आंसू पूछते रहे, मगर आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने उनसे कुछ कहने की कोशिश की, मगर मेरी अपनी जुबान जैसे पत्थर की हो गई थी। अस्पताल पहुंचने तक हर शब्द भारी लग रहा था। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए, वहां एक मातम का माहौल था।
हर तरफ रिश्तेदार, जानने वाले अफसोस में डूबे हुए थे। सामने सफेद चादर में दोनों का शरीर लिपटा हुआ एक जिस्म था। रघुवीर बेधड़क आगे बढ़ा, उनके कदम कांप रहे थे। उन्होंने कांपते हुए हाथों से चादर हटाई। जैसे ही अपने भाई और भाभी का चेहरा देखा, वे बिल्कुल सफेद पड़ गए थे। विक्की, तुमने हमें छोड़ दिया। वह चीख पड़े और अपने भाई के सीने से लगकर रोने लगे। मैंने आंखें बंद कर ली। दिल में एक ही ख्याल घूम रहा था, काश मैं वह कॉल उठा लेती। विक्की भाई और भाभी के अचानक मौत ने सबको हिलाकर रख दिया था। इस हादसे ने न सिर्फ हमारी जिंदगी में एक दुख पैदा कर दिया था, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी हमारे सर पर डाल दी थी। विक्की भाई की मासूम बेटी निहारिका, वह बच्ची जो अभी ठीक से बोल भी नहीं सकती थी, अब अनाथ हो चुकी थी। उस दिन जब अंतिम संस्कार हो चुका था, रघुवीर ने निहारिका को सीने से लगाए बच्चों की तरह रोने लगा। मैंने हैरानी से उन्हें देखा। मेरे पति कभी इतनी जज्बाती नहीं होते थे। वो सख्त मिजाज के थे। वे तो ऐसे इंसान थे जो हमेशा जज्बात से ज्यादा अकल पर ध्यान देते थे, मगर आज उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये मेरे भाई की आखिरी निशानी है, मैं उसे खुद से दूर नहीं कर सकता। रघुवीर ने जब ये शब्द कहे तो मुझे अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। बच्ची के नाना नानी इस हादसे की खबर सुनकर जल्दी पहुंचे थे। रघुवीर से रिक्वेस्ट कर रहे थे, वे निहारिका को उन्हें दे दें। ये हमारी नवासी है, हम उसकी परवरिश करेंगे। हम उसे अपनी बेटी की निशानी समझकर पाल लेंगे। उसे माँ की कमी महसूस नहीं होने देंगे। निहारिका की नाना नानी ने नम आंखों से कहा, लेकिन रघुवीर ने शक्ति से मना कर दिया। नहीं, ये मेरा फर्ज है, ये मेरा हक है। मैं अपने भाई की आखिरी निशानी को कहीं नहीं जाने दूंगा। वह मेरे साथ रहेगी। ये सुनकर मेरे अंदर गुस्से की एक लहर दौड़ गई। मैंने एक गहरी सांस ली और रघुवीर की तरफ देखा, मगर वह मुझसे नजरें चुरा रहे थे। मैं समझ नहीं पा रही थी, ये कौन सा नया ड्रामा हो रहा था। रघुवीर हमेशा से अपनी आज़ादी पसंद करते थे। वह खुद अपने आप में रहने वाले इंसान थे, बच्चों के झंझट में पड़ने वाले नहीं थे। फिर एक अचानक जिम्मेदारी का एहसास कहाँ से जा गया था। मैंने चुप्पी साध ली, मगर मेरे अंदर एक तूफान उठ रहा था। कुछ दिन के बाद हम लखनऊ से वापस दिल्ली आ गए थे, मगर ये वापसी पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं था। हमारे साथ एक नन्ही सी बच्ची थी, जो चुप नजरों से हर चीज को देख रही थी। उसके मासूम चेहरे पर गहरी उदासी थी। मैंने कई बार महसूस किया कि वे दरवाजे की तरफ देखती रहती, जैसे उसे लगता कि उसके माँ बाप अभी वापस आ जाएंगे। रघुवीर ने निहारिका के लिए एक अलग कमरा सेट करवाया, जो मुझे और ज्यादा हैरानी में डाल रहा था। बच्चे के कपड़े, खिलौने, जरूरी सामान खरीद कर ले आए। ये सब कुछ मुझे बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल था। एक रात जब मैं कमरे में बैठी कुछ सोच रही थी, रघुवीर मेरे पास आकर बैठ गए। अमृता, मैं जानता हूं कि तुम इस सब में खुश नहीं हो, मगर मेरा फर्ज है। विक्की ने मुझ पर हमेशा भरोसा किया था। देखो ना, हम उनके मकान में ही तो रह रहे हैं, तो ये तो हमारा कर्तव्य है कि हम इस बच्ची की अपने से ज्यादा देखभाल करें। मेरा भाई विक्की जानता था मैं कभी उसे धोखा नहीं दूंगा। अब जब वो नहीं रहा, तो क्या मैं उसकी बेटी को पराया कर दूं? रघुवीर की आवाज में दर्द था। रघुवीर, हमने कभी नहीं सोचा था हम किसी बच्चे की जिम्मेदारी उठाएंगे। हमारी अपनी जिंदगी है, हमारा अपना सुकून है। तुम अच्छी तरह जानते हो, मैंने कभी ये सब पसंद नहीं किया, मैंने धीरे से कहा। रघुवीर ने मेरी तरफ देखा मगर कुछ नहीं कहा। उनकी चुप्पी मुझे और ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। अगले कुछ हफ्ते मेरे लिए किसी नर्क से कम नहीं थे। निहारिका को नए माहौल में एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। वह ज्यादातर चुप रहती थी, कभी कभी रातों को जाग जाती और रोती रहती। रघुवीर हर मुमकिन कोशिश करते वो खुश रहे। एक दिन जब रघुवीर दफ्तर गए हुए थे, निहारिका अचानक मेरी तरफ दौड़ी और मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसके आंख आंसुओं से भरे हुए थे। मम्मी, ये सुनकर मेरे दिल को जैसे झटका सा लगा। नेहा का बेटा, मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ, मैंने सख्त शब्दों में कहा और पीछे हट गई।
वह मुझे हैरानी से देखने लगी। उसकी मासूम आंखों में एक चमक थी। एक दिन मुझे एहसास हुआ, शायद मैं अपने अंदर वो मोहब्बत का जज्बा नहीं रखती थी जो एक माँ के अंदर होता है। मुझे लगता था ये सब कुछ मेरे लिए बोझ है और मैं उस बोझ को नहीं उठा सकती। रघुवीर का ये व्यवहार अब मेरे साथ काफी बदल चुका था और वह मुझसे कम बात करते, ज्यादा टाइम निहारिका के साथ बिताते। मैंने कई बार उन्हें देखते हुए सोचा, आखिर उनके अंदर ये बदलाव कैसे आ गया? वे सच में अपने भाई की मोहब्बत में इतना बदल चुके थे या फिर उसके पीछे कोई और वजह थी? मुझे उनके उस व्यवहार पर बहुत ऐतराज हुआ था, मगर मैंने उसे अपने हद तक रखा। एक रात जब मैंने रघुवीर के फोन में एक मैसेज देखा, मेरे दिल की धड़कनें रुक गई। रघुवीर बेटा, मैं जानती हूँ कि आप निहारिका के लिए सब कुछ कर रहे हैं, मगर क्या आपको याद है कि विक्की ने आपसे क्या कहा था? क्या आप बात भूल गए? मैसेज पढ़कर मेरे दिमाग में सवालों की दुनिया आबाद हो गई। कौन सी बात विक्की ने मरने से पहले आपको बताने की कोशिश की थी? कौन सी बात? रघुवीर ने जल्दी मैसेज डिलीट कर दी, मगर मेरे देखने के लिए कुछ पल ही काफी थे। विक्की भाई क्या कहना चाहते थे? रघुवीर क्या छुपा रहे थे? मेरे दिल में शक बढ़ने लगे थे और अब मुझे लग रहा था कि निहारिका की कहानी के पीछे कोई और रात छुपी हुई है। विक्की भाई की मृत्यु को कुछ दिन हो चुके थे और हम वापस दिल्ली आए थे। निहारिका हमारे साथ रह रही थी, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए ना मोहब्बत थी ना कोई हमदर्दी। मेरा व्यवहार निहारिका के साथ हमेशा खराब था। रघुवीर भी ये महसूस कर रहे थे। एक रात जब निहारिका अपने कमरे में थी, रघुवीर ने मेरा हाथ पकड़ा और मोहब्बत से मुझे अपने सीने से लगा लिया। अमृता, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, रघुवीर ने धीरे से कहा। मैंने बेचैनी से उनकी तरफ देखा। क्या बात है? मैंने सूखे हुए होठ से कहा। रघुवीर ने एक पल के लिए तो चुप रहे, फिर धीरे से बोले, ये बच्ची हमारी किस्मत की चाबी है। ये सब सुनते ही मेरे होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैं हैरानी और खुशी के मिले जुले असर के साथ मुस्कुरा पड़ी। रघुवीर ने बिल्कुल गंभीर होकर मेरी तरफ देखा और कहा, विक्की ने अपनी जिंदगी में बहुत सारा दौलत जमा कर रखा था। वह सारी दौलत निहारिका के नाम है। अगर हम उसे अपने पास रखें तो ये दौलत भी हमारे कब्जे में रहेगी। हम चाहे तो उसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर उसके लिए जरूरी है कि हम निहारिका पर पूरा ध्यान दें और हमेशा हम उसको अपने साथ रखें। ये सुनते ही मेरे दिल में खुशी की एक लहर दौड़ गई थी। जो बच्ची मुझे हमेशा एक बोझ लग रही थी, वही अब हमारे लिए खुशहाली का दरवाजा खोलने वाली थी। तो तुमने क्या सोचा है? मैंने रघुवीर से पूछा। मैंने फैसला कर लिया है, निहारिका यहीं रहेगी, मगर हम उसे हकीकत से बिल्कुल दूर रखेंगे। वह किसी कीमत पर कुछ नहीं बता पाएगी, रघुवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरे अंदर एक अजीब सा तसल्ली हुआ था। अब मैं उस बच्ची को बिल्कुल अलग नजर से देख रही थी। निहारिका बहुत खूबसूरत बच्ची थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, दूध जैसी सफेद रंग और नाजुक कली उसे बहुत मासूम बनाते थे, जबकि मेरी काम्या की शक्ल सूरत कुछ खास नहीं थी। निहारिका के मुकाबले में वह कम खूबसूरत थी। काम्या की सांवली रंगत इस अंतर की वजह से पूरे परिवार में जब भी दोनों बहनें इकट्ठी होती तो लोग ज्यादातर बातें बनाते, निहारिका तो चांद जैसी है, काम्या तो उसके पैरों की धूल की बराबर लगती है। ये बात मेरे दिल में कांटे की तरह छुपती थी। मुझे अपनी बेटी काम्याब पर तरस और साथ ही निहारिका के लिए गुस्सा भी बढ़ने लगा था। क्यों सब लोग हमेशा निहारिका की तारीफ करते थे? क्यों मेरी बेटी को कोई तारीफ नहीं करता था? यही टाइम था जब मैंने तय कर लिया कि मैं निहारिका को कभी भी वो प्यार नहीं दूंगी जिसकी वो हकदार है, जो वह चाहती है। अब मेरे पास मौका था कि मैं अपने गुरूर को बढ़ावा देने के लिए उस बच्ची के साथ बुरा व्यवहार करने लगी, अपने दिल को ठंडक दे सकूं। निहारिका का दिमाग बहुत तेज था। उसे पढ़ने का बड़ा शौक था और शायद वह शौक उसकी माँ ने उसे दिया था। उसकी माँ भी हर क्लास की टॉपर थी। वह अपनी माँ की तरह थी। मैं बचपन से ही निहारिका की माँ से बहुत जलती थी। जिस तरह मेरे और निहारिका के बीच पैसे और खूबसूरती का अंतर था,
ठीक उसी तरह अब मेरी बेटी और निहारिका के बीच था। बस फर्क इतना था, अब निहारिका, उसकी बेटी, मेरे कब्जे में थी। मैं अपने बचपन की भड़ास को उसकी बेटी पर निकालना चाहती थी। वह अक्सर हसरत भरी नजरों से मेरे बच्चों को देखती रहती थी, जो एक महंगे इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ा करते थे। एक दिन उसने हिम्मत की और रघुवीर से कह दिया, मौसा जी, मेरी मम्मी कहती थी कि पढ़ना लिखना बहुत जरूरी होता है। वह कभी मुझे स्कूल से छुट्टी करने नहीं देती थी। प्लीज मुझे दोबारा किसी स्कूल में डलवा दो। रघुवीर ने उसे टालने की कोशिश की। बेटा, अभी हमारी समस्या थोड़ी मुश्किलों में है। देखते हैं, जल्दी ही कुछ इंतजाम कर लेते हैं। निहारिका चुप हो गई, मगर उसकी आंखों में उम्मीद थी। मुझे ये सब देखकर बड़ा सुकून मिलता। मैं नहीं चाहती वह मेरे बच्चों के बराबर खड़ी भी हो। लेकिन समस्या ये थी कि अगर हम निहारिका का स्कूल में एडमिशन नहीं करवाते तो रिश्तेदार और पड़ोसी सवाल उठाते, खास तौर पर परिवार वाले जो पहले ही निहारिका के लिए हमदर्दी दिखा रहे थे। हमें कुछ ऐसा करना था, सबकी जुबान भी बंद हो जाए और निहारिका की उम्मीद भी टूट जाए। हमने आपस में राय मशवरा करके उसका एक सरकारी स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया, ताकि कल को कोई रिश्तेदार हम पर उंगली न उठाए। लोगों को दिखाने के लिए बस यही काफी है कि हमने उसे स्कूल भेज दिया। अब हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं। रघुवीर ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, वैसे भी सरकारी स्कूल में कौन सा बड़ा भविष्य बनता है? वहां पढ़ेगी और छोटी मोटी नौकरी कर लेगी। मैं रघुवीर की बात सुनकर थोड़ी तसल्ली में हो गई। निहारिका को जब मालूम हुआ कि उसे स्कूल भेजा जा रहा है, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मौसा जी, मेरी मम्मी होती तो बहुत खुश हो जाती। वह चहक रही थी। मैंने मुस्कुराहट छुपाते हुए उसे नए जूते दिला दिए। ये तुम्हारे लिए है, कहा। ये पहन लेना और स्कूल में सब जान लेंगे कि तुम कहाँ से आई हो। उसने मासूमियत से मेरी तरफ देखा। शायद वह मेरे शब्दों के पीछे छुपी नफरत को समझ नहीं पा रही थी। निहारिका के सरकारी स्कूल में जाने के बाद मेरे दिल को सुकून मिला। अब वो मेरे बच्चों के साथ नहीं बैठती थी। अब वो मेरे घर में होते हुए भी एक अजनबी बन गई थी। वह सुबह जल्दी स्कूल जाती और दोपहर को वापस आ जाती। अपने कमरे में चुपचाप बैठ जाती। कभी कभी रात को उसकी सिसकियां सुनाई देती, मगर मैंने कभी जाकर उसे तसल्ली नहीं दी। ये सब कुछ जरूरी है अमृता। अगर हम ज्यादा हमदर्दी दिखाएंगे तो ये हम पर हावी हो जाएगी। हमें सिर्फ उस पर काबू रखना है ताकि दौलत हमारे हाथ से ना निकले। रघुवीर ने मुझे एक दिन समझाया। हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम एक अच्छी औरत हो और मेरी बात को अच्छी तरह समझोगी। हमें क्या करना है? मैंने अपने पति रघुवीर को भरोसा दिलाया। अब निहारिका हमारी जिंदगी का हिस्सा तो थी, मगर एक ऐसे मेहमान की तरह थी जिसे हमने दिल से स्वीकार नहीं किया था। वह हमारी किस्मत की चाबी थी, मगर हमने उसे कभी मोहब्बत नहीं दी, कभी अपना नहीं समझा। निहारिका के दिमाग और शक्ल सूरत मेरे दिल में जलन और नफरत का बीज बो चुकी थी। मैंने तय कर लिया कि उसे किसी भी तरह आगे बढ़ने नहीं देना। अगर वह इसी तरह तरक्की करती रही तो परिवार में सब यही कहेंगे, निहारिका विक्की भाई की बेटी है और वह एक बहुत अच्छी लड़की थी। वह अपने माँ बाप की तरह थी, जबकि मेरे अपने बच्चे, जिन पर मैं बहुत पैसा खर्च किया करती थी, फिर भी वो मामूली नंबरों के साथ बड़ी मुश्किल से पास होते थे। और निहारिका का सरकारी स्कूल में पढ़ने के बाद भी उसका हमेशा फर्स्ट डिवीजन आया करता था। ये मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इस जलन की वजह से सबसे पहले मैंने उसे घरेलू कामों में उलझाना शुरू कर दिया। वो सुबह स्कूल से आती तो मैं उसे सांस लेने की फुर्सत ना देती, उसे घर के कामों में लगा देती। निहारिका, बर्तन धो लो। निहारिका, कपड़े प्रेस कर लो। निहारिका, किचन का काम कर लो। मैं उसे इतना ज्यादा काम बता देती कि वो थकन से चूर हो जाती, और इस सब के बाद उसे स्कूल का काम करने की फुर्सत ही ना मिलती। फिर जब वो मुश्किल से होमवर्क करने बैठ जाती तो मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर उसकी किताबें छीन लेती। ये क्या है? अब तुम स्कूल के काम में इतनी मेहनत करोगी? तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत बिगाड़ दिया था। मैं उस पर गुस्सा करती, कभी कभी होमवर्क के पन्ने भी फाड़ देती।
निहारिका के आंखों में आंसू आ जाते मगर वो कुछ ना कहती। वो बहुत सब्र करने वाली बच्ची थी। उसने कभी मुझसे बहस नहीं किया, कभी अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाई। जब भी वो थकन से चूर हो जाती या कोई काम देर से करती या थोड़ा सा भी गलती कर देती तो मैं उसे बड़ी बेरमी से मारती। निकम्मी लड़की, कुछ काम भी ढंग से नहीं कर सकती। मैं उसे जलाती, कभी चेहरे पर थप्पड़ मार देती, कभी हाथों पर लकड़ी का चमचा मार देती, कभी कान मरोड़ देती। निहारिका रोते रोते एक कोने में दुबक जाती। वो हर वक्त रघुवीर के पीछे छुपने की कोशिश करती। रघुवीर कई बार मेरे व्यवहार को देखते मगर वह मुझे कुछ कहने की हिम्मत ना कर पाते। शायद वो जानते थे, अगर उन्होंने निहारिका का पक्ष लिया तो मैं घर में और ज्यादा हंगामा खड़ा कर दूंगी। एक दिन जब निहारिका ने गलती से एक गिलास तोड़ दिया तो मैंने गुस्से में आकर उसे जोर से धक्का दिया। वह दीवार से जा टकराई और उसका माथा फट गया। खून बहने लगा मगर वह चुपचाप खड़ी रही। ये सब तेरी अपनी गलती है। सारा दिन सपनों में खोई रहती है, मैंने दांत पीसते हुए कहा। रात को मैंने देखा कि वह चुपचाप अपने जख्म पर हाथ रख लेती। निहारिका के ऊपर मेरा अत्याचार बढ़ता जा रहा था। मैंने उसके खाने पीने पर भी रोक लगा दिया। अगर कभी रघुवीर किसी महंगी होटल से खाना लेकर आते तो मैं साफ शब्दों में कह देती, ये सब कुछ सिर्फ मेरे बच्चों के लिए है। निहारिका, तुम्हारे लिए ये बिल्कुल भी नहीं है। सादा दाल रोटी है। वह चुप से अपनी प्लेट हटा लेती और जो कुछ मिलता खा लेती। जल्दी ही मेरा व्यवहार इस हद तक पहुंच गया था कि अगर वह बीमार हो जाती तो मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर भी नहीं जाती। एक बार वो सख्त बुखार में थी, उसके बावजूद भी वो घर के काम कर रही थी। मैंने उसे आराम करने नहीं दिया, बल्कि कह दिया कि वह पूरी रसोई साफ करे। रात को जब मैं अपने बेड पर आराम कर रही थी तो निहारिका के कमरे से रोने की आवाज सुनाई दी। मैंने चिल्लाकर दरवाजा खोला। क्या समस्या हुई? निहारिका, ऐसे क्यों रो रही हो? वह मेरे डर की वजह से कोने में दुबक गई थी। उसका बदन कांप रहा था। वह सर पर हाथ रखे बैठी थी। मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, मौसी, वो बड़ी मुश्किल से बोल पा रही थी। चुपचाप सो जाओ, सुबह स्कूल भी जाना है, मैंने बड़ी जोर से डांटा और दरवाजा बंद कर लिया। रघुवीर पास ही लेटे थे। उन्होंने एक नज़र मेरी तरफ देखा मगर कुछ नहीं कहा। अगली सुबह निहारिका की हालत और ज्यादा खराब हो चुकी थी, मगर मैंने उसे जबरदस्ती स्कूल भेज दिया। रघुवीर हर चीज देख रहे थे मगर वह चुप थे। वो शायद जानते थे, अगर वो मेरे खिलाफ कुछ कहेंगे तो मैं एक तूफान खड़ा कर दूंगी। अमृता, शायद तुम निहारिका के साथ कुछ ज्यादा ही बुरा व्यवहार कर रही हो। एक दिन उन्होंने ने हिचकिचाहट से ज्यादा अक्लमंद बन रही थी। तब तुम्हें कुछ महसूस नहीं हुआ? मैंने गुस्से वाले अंदाज में कहा। रघुवीर ने कोई जवाब नहीं दिया। वह मेरी आदत को अच्छी तरह समझते थे और ज्यादा बहस में नहीं पड़ना चाहते थे। उन सारे अत्याचार के बावजूद निहारिका की उम्मीद अभी भी जिंदा थी। एक दिन जब रघुवीर शाम को घर आए तो निहारिका दौड़ती हुई उनके पास गई और बोली, मौसा जी, क्या मैं भी अपनी क्लास की बाकी लड़कियों की तरह जरा नए कपड़े ले सकती हूँ? मेरी यूनिफॉर्म बहुत पुरानी हो चुकी है। रघुवीर कुछ बोलने ही वाले थे कि मैंने जल्दी से मना कर दिया। नए कपड़ों की जरूरत नहीं, पुराने काफी हैं, और ज्यादा नखरे ना दिखाओ। निहारिका की आंखें आंसुओं से भीग गई थी। उस दिन मैंने उसके चेहरे पर पहली बार हार मानी हुई देखी थी। जैसे वो समझ चुकी हो, वो कभी भी हमारे दिल में जगह नहीं बना पाएगी। मैंने दिल ही दिल में सोचा, यही मैं चाहती थी। ये जान ले कि हमारे साथ रह सकती है मगर हम हमारे जैसे कभी नहीं बन सकती। निहारिका की ये बेबसी ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाले थे। किस्मत के खेल निराले होते हैं, और शायद किस्मत ने मेरे लिए कुछ ऐसा सोच रखा था जिसका मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जब से निहारिका हमारे घर आई थी, जैसे किस्मत ने हम पर मेहरबानी शुरू कर दी थी। मैंने कभी नहीं सोचा था उस बच्ची के बदौलत हमें इतना फायदा होगा। विक्की भाई की सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस काफी मजबूत था। उसके करीबी बिजनेस पार्टनर हमें हर महीने एक अच्छी खासी रकम भिजवा दिया करते थे।
क्योंकि उन लोगों को पता था कि उनकी एक बच्ची है जिसकी परवरिश हमारे ऊपर है। लेकिन मैं और रघुवीर उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने लगे। रघुवीर ने अपने बिजनेस में उन पैसों को लगा दिया, जबकि मैंने अपने बच्चों की अयाशिया में कोई कमी नहीं आने दी। निहारिका के पैसों पर दिन रात अयाशियां कर रहे थे। वह बेचारी उस हकीकत से बेखबर थी। निहारिका दिन रात घर के कामों में पड़ी रहती, ना अच्छे कपड़े और ना सुकून, ना किसी से बात करने की परमिशन। लेकिन उस बच्ची में एक अजीब सी ताकत थी। वो हर अत्याचार सहकर जिंदा थी। एक दिन में किसी जरूरी काम से घर से बाहर गई हुई थी। रघुवीर दफ्तर में थे। निहारिका हमेशा की तरह घर के कामों में लगी हुई थी। इस बीच दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई। हमारी पड़ोसन सोनिया घर आ गई। कौन है? निहारिका ने दरवाजा खोलते हुए पूछा। अरे बेटा, मैं सोनिया। तुम्हारी मौसी नहीं है क्या? पड़ोसन ने मुस्कुराकर कहा। निहारिका ने सर झुकाकर जवाब दिया, जी, वो घर पर नहीं है। सोनिया ने हैरानी से निहारिका को सर से पैर तक देखा। वह पसीने में नहा चुकी थी और फटे पुराने कपड़े पहने हुए थी और हाथों में साबुन की झाग लगाए खड़ी थी। ये क्या हाल बनाया हुआ है अमृता ने? सोनिया ने बड़ी हैरानी से पूछा। मैं बस कपड़े धो रही थी। मौसी कहती हैं कि काम करना चाहिए। काम करने वाले बच्चों को भगवान पसंद करता है। निहारिका ने मासूमियत से जवाब दिया। ये सुनकर सोनिया के माथे पर बल पड़ गए। मगर बेटा, तुम्हारे मौसा मौसी तो बहुत ऐशो आराम में रह रहे हैं। क्या उन्हें घर के कामों के लिए तुम्हें रखा है? नौकर नहीं है क्या? तुम्हें तो आराम करना चाहिए, पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हारी माँ तो तुम्हें अपने पलकों पर बिठाकर रखती थी। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं। ये सुनकर निहारिका ने एक पल को सर को झुका लिया, फिर धीरे से बोली, मौसी कहती हैं कि अनाथ बच्चों को काम करना चाहिए। उनके लिए कोई और काम नहीं करता। ये सुनते ही सोनिया चौंक गई। उनके दिल में जैसे कुछ चुभ गया हो। बेटा, क्या तुम ठीक हो? कोई तुम्हें कुछ कहता तो नहीं? उन्होंने नरमी से पूछा। निहारिका ने सर झुका लिया। बस इतना कहा, अपने दोस्त से कहूंगी, वह मुझे इंसाफ दिलाए। ये सुनकर सोनिया हैरान रह गई। दोस्त? कौन दोस्त? मेरा एक दोस्त है। वह कहता है अनाथ के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। वो बहुत अच्छा है। वो मेरी मदद करेगा। निहारिका की आवाज में एक उम्मीद की किरण थी। सोनिया ने दिल में ठान लिया कि वह इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ेगी। शाम को जब मैं घर वापस आई, तो सोनिया मुझसे मिलने आई। उनके चेहरे पर नरमी थी, मगर आंखों में शक दिखाई दे रहा था। अमृता बेटा, मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। जी आंटी, कहिए, मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, मगर मेरे दिल में एक अजनबी सी बेचैनी थी। बेटा, मैं आज तुम्हारे घर गई थी। निहारिका से मिली। वो बेचारी कैसी हालत में थी? क्या तुम्हारे घर में कोई नौकर नहीं? सारा काम तुमने उसको ऊपर डाल रखा है। अगर तुम्हें उस बच्ची से कोई समस्या है, तो उसके नाना नानी के घर छोड़ दो। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि अनाथ बच्चों को भी कुछ अपने हक होते हैं? ये सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई थी। अगर ये बात निहारिका के ननिहाल तक पहुंच गई, तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती थी। आंटी, आप गलत समझ रही हैं। हम तो उसका बहुत ख्याल रखते हैं। आपको पता है वो कितनी शरारती बच्ची है, और बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। हम उससे कोई काम नहीं करवाते, वो खुद करती है। मैंने बात संभालने की कोशिश की। सोनिया ने मुझे शक की नजरों से देखा, मगर कुछ कहे बगैर चली गई। मैंने गुस्से में निहारिका को जल्दी कमरे में बुलाया और दरवाजा बंद कर दिया। तुम अब पड़ोसियों में भी शिकायत करने लगी हो हमारी? मैंने गुस्से से कहा। निहारिका डरी समी खड़ी रही, मगर कुछ ना बोली। बताओ। मैंने उसका बाजू पकड़कर हिला दिया। वह मुझ पर चिल्ला पड़ी। मेरा दोस्त है, मैं उससे सब कुछ कहती हूँ। वो कहता है कि भगवान अनाथ की सुनता है, वह मेरा भी ख्याल रखेगा। निहारिका की आवाज कांप रही थी, मगर उसके आंखों में एक ऐसी चमक थी। मुझे उस पर और ज्यादा गुस्सा आ गया। कहीं ये बच्ची स्कूल में किसी से बात तो नहीं करने लगी?
कहीं ये किसी को हमारे व्यवहार के बारे में सब कुछ बता तो नहीं रही? ये सब बातें भूल जाओ, समझी? मैंने उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। वह रोते रोते जमीन पर बैठ गई, मगर कुछ न बोली। मुझे सोनिया की बातों से बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैंने उसे खूब मारा। फिर गुस्से में आकर उसे कमरे में बंद कर दिया। अब इसी में भूखी प्यासी रहो, ताकि तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाए। किसी से फालतू बातें ना करो। मैं दरवाज़ा जोर से बंद किया। निहारिका अंदर रोती रही, मगर मैंने एक पल भी उसकी आवाज़ ना सुनी। फिर मैंने फैसला किया कि 2 दिन के लिए मैं अपने घर चली जा रही हूँ। इसे पता चलेगा कि इसने क्या किया है। मैं अपनी माँ के घर चली गई, ताकि निहारिका को अपनी गलती का एहसास हो और वह दोबारा किसी से अपनी शिकायत ना करें। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी, किस्मत निहारिका के लिए कुछ और फैसला कर चुकी थी। बारिश जोर जोर से बरस रही थी। आसमान से जैसे पानी के साथ साथ काल भी बरस रहा था। मैं बड़ी मुश्किलों से माँ के घर पहुंची थी और वहां जाकर अपने बहन भाइयों में बिजी हो गई। हम सब काफी देर तक हंसी मजाक करते रहे, अलग अलग बातों में लगे रहे। मैंने एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा, एक मासूम बच्ची को अपने घर में भूखा प्यासा बंद कर रखा है। बारिश रात भर होती रही और फिर वापस घर ना गई। रघुवीर ने भी फोन पर कह दिया कि मौसम बहुत खराब है, वह भी घर नहीं जा सकेंगे। इस बात पर मैंने सुकून का सांस लिया, चलो एक रात और आराम से बीत जाएगा। लेकिन अगली सुबह माँ के घर ऐसा हादसा हुआ कि मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। मेरा इकलौता बेटा नुकल अपनी कजन के साथ छत पर खेल रहा था। मौसम बहुत खराब था और बच्चों को बारिश के बाद ठंडी हवा में खेलना बहुत अच्छा लग रहा था। मैं भी किचन में माँ के साथ बैठी बातें कर रही थी। अचानक घर में शोर मच गया, नुकल गिर गया। बच्चों की चीख सुनकर मेरे हाथ से पानी का गिलास भी छूट गया। मैं भागती हुई बाहर निकली तो देखा नुकल जमीन पर उल्टा पड़ा था। उसके आसपास सब लोग जमा थे। कोई उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, कोई पानी के छींटे मार रहा था, मगर वो बेहोश पड़ा था। नुकल, मेरी जान, आंखें खोलो। मैं उसके चेहरे को अपने हाथों में थामकर, वह बिल्कुल बेजान सा हो गया था। जल्दी उसे अस्पताल ले जाओ, रघुवीर ने चीखते हुए कहा। क्या हुआ, अमृता? रघुवीर सीधा अस्पताल पहुंचा। रास्ते में मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। भगवान, मेरा बच्चा ठीक हो जाए। भगवान, तू मेरे बच्चे पर अपनी कृपा बनाए रखना। मैं बहुत ज्यादा घबरा रही थी। मैं सारा सुदबुक खो बैठी थी। मेरे दिल में अजीब सा डर भी पड़ रहा था। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने नुकल को इमरजेंसी वार्ड में दाखिल कर लिया था। हम सब बाहर खड़े बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, कांप रहा था। आंखों में आंसुओं के सैलाब थे। कुछ देर के बाद डॉक्टर बाहर आया। उसने कहा, सॉरी, हम बच्चे को नहीं बचा पाए। सर में चोट की वजह से उसके सर की नस फट गई और अंदर अंदर उसके सर में काफी ब्लीडिंग हो गई है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। मेरे बेटे को बाहर से कोई चोट नहीं आई थी। ऐसा लग रहा था वो अभी उठकर बैठ जाएगा। डॉक्टर की बात सुनकर डॉक्टर पर मुझे यकीन नहीं आया। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पागलों जैसी हरकतें कर रही थी। ये तो हकीकत था, जो मैंने किया था वही मेरे आगे आ रहा था। मैं वहां 2 दिन से आकर बैठी हुई थी। मेरी चाची को मुझ पर शक हो गया था। मेरी चाची ने मेरी बेटी काम्या निहारिका के बारे में पूछा था। मेरी बेटी काम्या बच्ची थी। उसने सच बता दिया, निहारिका अकेली घर पर है। उन लोगों को ये बात हजम नहीं हुई। वह सीधा मेरे घर पहुंचे। जब वह मेरे घर के पास पहुंचे और अपनी नवासी की सिसकियां सुनी, तो उनका कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने तुरंत 100 नंबर पर कॉल किया। पुलिस की टीम वहां पहुंची और निहारिका को उस कैद से बाहर निकाला। जबकि हमारे पड़ोसन सोनिया भी उन लोगों को काफी सपोर्ट दे रही थी। उसने 1 महीने पहले भी उसकी इतनी बुरी दुर्दशा देखी थी। उसने मुझसे बात भी किया था। मुझे कुछ भी खबर नहीं था कि क्या कुछ मेरे साथ चल रहा है।
मैं अपने बेटे के गम में बेजान बैठी थी और निहारिका के बारे में मुझे कुछ भी खबर नहीं थी। मैं तो अपने ही गम में मरी जा रही थी। रघुवीर भी बहुत परेशान थे, वह भी रो रहे थे। तभी दरवाजे के बाहर पुलिस की सायरन से हम सभी चौंक उठे। पुलिस ने जो कुछ बताया, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। तब मुझे निहारिका का होश आया कि मैंने क्या कर दिया। शायद भगवान ने मेरे बेटे को मेरे कर्मों की सजा से मुझसे दूर कर दिया। पुलिस ने मुझे और रघुवीर को हिरासत में ले लिया। हम दोनों तो अपने बेटे के गम में ही बेबस थे। हम दोनों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया और जेल के सलाखों के पीछे चले गए। निहारिका के नाना नानी ने हम पर बाल शोषण का इल्जाम लगाया और इल्जाम हमने स्वीकार भी किया, क्योंकि हम निहारिका के गुनहगार थे, क्योंकि हमने उसको दौलत के लालच में आकर उस पर कुछ ज्यादा ही अत्याचार कर दिया था। निहारिका के नाना नानी ने हम दोनों के लिए फांसी की सजा मांगी थी। इस तरह उन्होंने कई केस हमारे ऊपर लिखवाए थे और हम दोनों को उम्र कैद की सजा मिली थी। अब निहारिका अपने नाना नानी के साथ रह रही है और बड़ी खुशहाल जिंदगी बिता रही है, और आज मेरे बच्चे अनाथ हो गए हैं। मैंने निहारिका के साथ जुल्म किया और भगवान ने मेरे बच्चों की खुशियां मुझसे छीन ली। मैंने एक मासूम बच्चे पर जुल्म किया और आज मैं खुद भगवान से अपने बच्चों के लिए भीख मांग रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे। मुझे महसूस हो रहा था कि दुनिया की हर चीज मेरे हाथों से निकल रही है और भगवान का फैसला हमेशा इंसाफ पर बनी होती है। मेरे अंदर एक लालच आ गया था। मेरी शादी मेरी बहन ने ही करवाई थी। विक्की मेरे चाचा सुर का लड़का था। वह इकलौता था और वे लोग लखनऊ शहर में रहते थे। उनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी थी। दिल्ली में भी उनका अपना मकान था। एक मकान में तो हम खुद रहा करते थे। उन्होंने कभी हमसे किराया नहीं लिया था। और जब वो इस दुनिया से चले गए तो हमारे मन में लालच आ गया, जिसकी वजह से मैंने इतना बुरा व्यवहार निहारिका के ऊपर किया, और भगवान ने बहुत जल्द मुझे उसकी सजा भी सुना दी। अब मैं निहारिका के नाना नानी से माफी मांगना चाहती हूँ। शायद वह माफ कर दे तो हमें जेल से रिहाई मिल सकती है, क्योंकि हमारे बच्चे अभी बालिग नहीं हुए, उनको हमारी जरूरत है। मैं चाहती हूँ निहारिका के नाना नानी मुझे माफ कर दें।